हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे कोशिका वाला चैप्टर चल रहा है जिसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज जो हमारी क्लास है वो 6th क्लास होगी। जो हमने जनरल साइंस स्टार्ट की थी और सबसे पहले हमने कोशिका वाला चैप्टर लिया था, तो इसकी 6th क्लास चलने जा रही है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो शुरू से मैंने कोशिका वाले पार्ट से किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका को हम ले रहे हैं क्योंकि जनरल साइंस के बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर जो बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है वो कोशिका या सेल वाला होता है। इसलिए हमने सबसे पहले कोशिका वाले चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसके 5 पार्ट है वो मैंने आपके सामने अपलोड कर दी है। तो उसको अगर आपने कंटिन्यू पढ़ा है तो कंटिन्यू आगे क्लासें हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आती जाएगी। और कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस डाउट को नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर हमने कोशिका के काफी भागों को पढ़ लिया था। पहले हमने सबसे जो मुख्य भाग थे, कोशिका के बाहरी आवरण, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इनको पढ़ा था। और उसके बाद जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लवक, इन भागों को पढ़ा था। मैंने पिछली क्लास के अंदर लवक पढ़ा के समझाया था आपको कि लवक है वो पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। और मेनली पॉइंट बताया था मैंने हरित लवक के बारे में, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, मुख्यतः पत्तियों में, और इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हरित लवक का, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हरित लवक के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैंने आपको आंसर दिया था मैग्नीशियम धातु। अब लवक के बाद जो अगला कोशिकांग हमने पढ़े थे, आपको एक बार और रिवाइज करवा दूं कि हमने कौन कौन से कोशिकांग पढ़े थे। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये सारे भाग पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ज्यादातर कोशिकांग कोशिका के कोशिका द्रव्य में रहते हैं, जबकि जो 2 कोशिकांग है, एक तो गुणसूत्र और एक केंद्रिका, ये 2 संरचनाएं ऐसी होती है जो कोशिका के केंद्र के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको बताया जो ज्यादा वाले पार्ट है उनको याद ना करके जो कम है उनको याद कर लो। यानी आपको याद रखना है कि केंद्रिका और गुणसूत्र, ये 2 संरचना है जो केंद्र के अंदर पाई जाती है, और बाकी कोई भी आपके सामने अगर नाम आए तो वो सारी संरचनाएं कहाँ पाई जाएगी, वो पाई जाएगी कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। बाकी अभी तक तो जो मैं आपको संरचना बना रही थी वो सारी हमने कोशिका द्रव्य में बनाई थी। जैसे ये बनाई थी मैंने अंतःप्रद्रवी जालिका, 2 प्रकार की थी, 2/3 भाग पर इसके राइबोसोम थे और 1/3 भाग था जो इसका फ्री था। यानी हमने इसका 2 नाम दिया था, RER, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और एक संरचना मैंने आपको बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया, एक बताया था मैंने आपके सामने गोल्जी काय, प्लेट जैसी संरचना है जिसको हमने क्या बोला था, गोल्जी काय। और गोल्जी काय से जो एक सुसाइड सेक यानी आत्मघाती थैली का निर्माण हुआ था, नाम क्या दिया था, लाइसोसोम। इसके अलावा मैंने बताया था कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, कौन, राइबोसोम। एक संरचना बताई थी मैंने आपको पिछली क्लास में, हरित लवक। ये इस प्रकार की, अगर ये पौधे की कोशिका है तो इस प्रकार हरित लवक है वो सिक्के की चट्टे की तरह जमे रहते हैं। ठीक है, अब जो आगे वाला पार्ट हम पढ़ते हैं वो है आपकी केंद्रिका। केंद्र के अंदर एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केंद्रिका। अब ये जो केंद्रिका है इसके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी खोज किसने की थी और दूसरा इसका काम क्या है। तो देखिए जो केंद्रिका है इसकी खोज की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फंटाना। क्या नाम था, फंटाना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केंद्रिका को कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब वहां पर राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम कौन से, ये देखो ये राइबोसोम पड़े हुए हैं, गोल गोल संरचनाएं पड़ी हुई है, जो कुछ तो कोशिका द्रव्य के अंदर फ्री रूप से पड़े हुए हैं और कुछ संरचना इस अंतःप्रद्रवी जालिका के, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका वाले भाग पर पड़े हुए हैं। तो इन राइबोसोम का निर्माण कहाँ हुआ, इन राइबोसोम का निर्माण है वो इस अंतःप्रद्रवी, इस केंद्रिका के अंदर हुआ, ये इससे बने और बाहर आई। अब राइबोसोम का निर्माण होता है
एक आरएनए होता है जिसका नाम है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो जो आरआरएनए है इसका निर्माण पहले कौन करेगी? केंद्रिका, और आरआरएनए से क्या बन जाएगा? राइबोसोम। क्या बन जाएगा? राइबोसोम। केंद्रक के अंदर आरआरएनए है और जैसे ये बाहर आएगा ये किसका निर्माण करेगा? राइबोसोम का। और राइबोसोम आपको पता है किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो इनडायरेक्टली रूप से प्रोटीन से कौन रिलेटेड है? केंद्रिका रिलेटेड है कि नहीं है? क्वेश्चन आता है कि जिन कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उनके अंदर कौन सा कोशिकांग ज्यादा होगा? तो आंसर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? राइबोसोम। आप सोचोगे कि राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई ना, अगर केंद्रिका ज्यादा नहीं होगी ना तो राइबोसोम ही नहीं बनेगा, और राइबोसोम नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बन सकती। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जिन कोशिकाओं को ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उन कोशिकाओं में किसकी संख्या ज्यादा होती है? केंद्रिका की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है केंद्रिका में। एक तो केंद्रिका की खोज की थी फंटाना नामक वैज्ञानिक ने, और दूसरा केंद्रिका को क्या कहा जाता है? राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये आरआरएनए का निर्माण करके किसका निर्माण करवाती है? राइबोसोम का। और राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन। तो जिन कोशिकाओं में प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है उनके अंदर केंद्रिका बड़ी और संख्या में ज्यादा होती है। हमारी कोशिकाओं के अंदर केंद्रिका की संख्या है वो 5 होती है। ठीक है ना? तो ये था आपके केंद्रिका। दूसरा जो हम पार्ट पढ़ते हैं वो है गुणसूत्र, यानी दो संरचनाएं बताई थी मैंने आपको केंद्रक में, एक तो बताई थी केंद्रिका और दूसरा है गुणसूत्र। इस प्रकार की लड़ी जैसी संरचनाएं, धागों के जैसी संरचनाएं दिखेगी उनको हम क्या बोलेंगे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। और ये है न्यूक्लियोलस। केंद्रिका को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस, और गुणसूत्र है वो क्रोमोसोम। अब गुणसूत्र क्या चीज है? देखिए, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो किन के द्वारा जाते हैं? यानी माता पिता के लक्षण है वो संतानों में जाएंगे, तो किसके कारण जाएंगे? गुणसूत्र के कारण। 3 चीजें बताती हूं मैं आपको। एक नाम आता है जीन, एक नाम आता है डीएनए और एक नाम आता है गुणसूत्र। एक तो होता है डीएनए। एक तो पहले आप डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म लिख लो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और एक है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रत्येक स्टूडेंट को इन दोनों के पूरे नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का नाम है फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दोनों इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। ये दोनों क्या है? एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपको 3 चीजें बनाती हूं। एक तो हो गया डीएनए, एक हो गया जीन और एक हो गया गुणसूत्र, क्रोमोसोम। इन तीनों के लिए एक एक लाइन याद रखना है। सबसे पहले देखिए, हमारे अंदर जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो किसके अंदर समाहित रहती है? डीएनए के अंदर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है इसे, आनुवांशिक पदार्थ। और व्यक्ति के अंदर जो लक्षण होता है ना, जैसे किसी का कोई लक्षण है, किसी का गोरा लक्षण है, किसी का काला होने का लक्षण है, कोई लंबा है, कोई बोना है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये प्रत्येक एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो बटन है ना वो क्या है? जीन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई। जैसे आपका रंग काला है या आपका रंग गोरा है, अब काले रंग वाला जीन शरीर में अलग होगा, गोरे रंग वाला जीन शरीर में अलग होगा। जैसे माता का रंग है वो गोरा है और पिता का रंग है काला है। अब गुणसूत्र माता और पिता के मिलेंगे जो आगे संतान में स्थानांतरित होंगे। अगर वो जीन पिता वाला चला गया तो बच्चा है वो काले रंग का होगा, अगर वो जीन माता वाला चला गया तो बच्चा है वो गोरे रंग का होगा। यानी माता पिता से जिस जिस लक्षण के जीन बच्चे में जाएंगे ना, बच्चे के अंदर वही लक्षण प्रकट होंगे।
अगर दोनों के जीन चले गए तो बच्चे का रंग है वो नॉर्मल होगा, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला। लेकिन जो लक्षण जाते हैं, कोई पिता है वो बहुत ज्यादा बुद्धि में बहुत तेज है, तो उसकी संतान भी बुद्धि में तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण है वो जीन है वो अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। माता पिता के जो गुण सूत्र मिलते हैं 23 जोड़ी गुण सूत्र, उनमें से विभक्त होकर आगे संतानों के अंदर गुण सूत्र जाते हैं, और उस गुण सूत्र पर ये जो जीन है ना ये चिपका हुआ बैठा रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक इकाई। यानी आनुवांशिक गुण का निर्धारण करने वाली यूनिट क्या है? जीन। फिर आता है गुण सूत्र, इससे बोलेंगे आनुवांशिक वाहक, जेनेटिक वेक्टर, आनुवांशिक वाहक। देखिए, आपको कोई सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, जो सामान है ले जाना है वो क्या है? आनुवांशिक पदार्थ या डीएनए। जो आपको सामान ले जाना है वो है डीएनए। आपने उस सामान को एक थैली में पैक कर दिया, वो थैली क्या है? जीन। और जो चीज उस सामान को या जो व्यक्ति या जो गाड़ी उस सामान को लेकर जा रही है वो क्या है? वो है गुणसूत्र। जो मेनली चीज थी वो तो क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, जिसके साथ सम्मिलित करके उसको भेजा जा रहा है वो क्या है? आनुवांशिक इकाई। और जो लेके जा रहा है आगे उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिक वाहक। तीनों चीजों में ध्यान रखना। मानव शरीर में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। आनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन। और आनुवांशिक वाहक किसको बोलते हैं? गुणसूत्र को। यानी माता पिता से संतानों के अंदर जाने वाली जो मेन गाड़ी है ना वो क्या है? गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र पर जीन चिपके रहते हैं। जैसे ये गाड़ी है और ये सवारियां बैठी हुई है, तो गुणसूत्र पर स्थित ये चीजें क्या कहलाएगी? जीन। और ये जो आपको एक्स आकार की संरचना दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। आया कि नहीं आया समझ में? मुख्य जो पदार्थ था जिसके अंदर लक्षण थे, आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। हमारे अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। जो उस चीज को एकत्रित करके अपने अंदर संचित करता है, उसका निर्धारण करता है, वो है आनुवांशिक इकाई, जेनेटिक यूनिट, क्या बोलेंगे? जीन। और जो गाड़ी, जो भी व्यक्ति, कोई भी है आगे ले जाने वाला है वो क्या कहलाएगा? आनुवांशिक वाहक। तो माता पिता से संतानों के अंदर लक्षण ले जाने के लिए जो गाड़ी काम में आएगी वो क्या है? गुणसूत्र। और माता पिता की कोई चीज संतान में जानी है तो किस प्रकार जाएगी? गुणसूत्रों के द्वारा। देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ एक पॉइंट कि जैसे माता पिता के गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र पिता का और ये माता का। अब जैसे पिता के ये गुणसूत्र है और माता के भी गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है और पिता के गुणसूत्र पर भी ये जीन उपस्थित है। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा पूरा गुणसूत्र आगे जाएगा, नहीं। जैसे इसका ये भाग है वो आगे गया और इसका ये भाग आगे गया। अब इन दोनों के जीन मिश्रित हुए कि नहीं हुए? यानी पिता के अंदर ये जो जीन है ना, मान लो ये पिता की लंबाई का प्रतीक है, और ये माता का जो जीन है ये गोरे रंग का प्रतीक है, गोरा। अब इस संतान के अंदर ये जीन तो आ गया है लंबाई का, और ये जीन कैसा आ गया? गोरे रंग का। तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये लंबा होगा और गोरा होगा। लंबा किसके समान हुआ? पिता के समान। और गोरा रंग किसके समान आया? माता के समान। तो गाड़ी कौन थी आगे ले जाने वाली? गुणसूत्र। और आगे जो चीज गई वो कौन थी? ये डीएनए। और इसको सम्मिलित करके ले जाने वाली चीज क्या थी? जीन। जीन किस पर उपस्थित रहते हैं? गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में उपस्थित रहते हैं।
ऐसे जैसे कोई पदार्थ है उस पर मोती वाली संरचनाएं उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपके गुणसूत्र का पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि जो गुणसूत्र है इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो 3 चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, जीन, गुणसूत्र और डीएनए। तीनों में ध्यान रखना है, आनुवंशिक पदार्थ पूछे तो डीएनए, आनुवंशिक वाहक पूछे तो गुणसूत्र और आनुवंशिक इकाई पूछे तो जीन। अब हम गुणसूत्र के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें से। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखिए, एक नाम आता है गुणसूत्र का नाम किसने दिया था, दूसरा है गुणसूत्र की खोज किसने दी थी, और तीसरा है गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया। तीनों इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र नाम है वो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया। गुणसूत्र की खोज है वो स्टार्सबर्गर ने की, और गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था सट्टन व बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने। सट्टन व बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो सट्टन व बोवेरी ने। गुणसूत्र नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्टार्सबर्गर ने। आया ना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। सीधी संख्या पूछे तो 46 या 23 जोड़ी, 23 पेयर्स, या टोटल नंबर पूछे तो 46। एक जोड़ी में संख्या कितनी, 2, तो 23 में 46। अब देखिए इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है ना, ये तो पुरुष और महिला में समान होते हैं। यानी पुरुष के अंदर गुणसूत्र है जैसे 23 जोड़ी, तो वो क्या क्या होंगे, 22 जोड़ी तो दोनों में समान होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, वो महिला के अंदर तो होता है XX, जबकि पुरुष के अंदर होता है XY। तो X तो दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन Y गुणसूत्र केवल किस में दिख रहा है, पुरुष में। और इस Y गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लिंग निर्धारण गुणसूत्र, सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण गुणसूत्र यानी संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिपेंड किस पर करता है, Y गुणसूत्र पर। क्योंकि जब युग्मक मिलते हैं तो माता तो हमेशा X गुणसूत्र का ही संयोजन करती है, लेकिन पिता है वो कभी X गुणसूत्र का कभी Y गुणसूत्र का संयोजन करता है। अगर माता के X गुणसूत्र से पिता का X गुणसूत्र मिला तो क्या बनेगा, जैसे पिता और माता और फिर संतान। अगर पिता का X गुणसूत्र आया और माता का भी X आया तो आगे गुणसूत्र प्रारूप क्या बनेगा, XX। और XX होती है तो मतलब लड़की। अगर पिता का Y गुणसूत्र और माता तो हमेशा X गुणसूत्र मिलेगी, क्योंकि उसके युग्मकों के अंदर केवल X गुणसूत्र है, Y नहीं है। अगर पिता ने Y गुणसूत्र मिला है और माता का X, तो आगे गुणसूत्र प्रारूप क्या बनेगा, XY, तो क्या होगा, लड़का। ठीक है, तो पॉइंट क्या काम आता है कि लड़का या लड़की होगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, पिता के द्वारा, ना कि माता के द्वारा। क्योंकि माता है वो हमेशा एक ही प्रकार के गुणसूत्र का संयोजन करेगी, X का, जबकि पिता है वो 50% युग्मकों में उसके X गुणसूत्र होता है और 50% युग्मकों में Y गुणसूत्र होता है। पिता का कौन सा युग्मक माता के युग्मक से मिलेगा, वो निर्धारण करेगा कि लड़का होगा या लड़की। यानी लड़की का गुणसूत्र प्रारूप XX से होता है, जबकि लड़के का XY से। तो इसी से पॉइंट निकल कर आता है कि संतान के लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। आया समझ में। तो ये आपके गुणसूत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कुछ कोशिका वाला पार्ट आपके बचता है जिसके अंदर हम सेंट्रियोल रिक्ते का ये 2-3 नॉर्मल पॉइंट बचते हैं,
और इनके अलावा हम कोशिका विभाजन कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक कोशिका विभाजन के अंदर ही आगे आएगा मेटाफेज अवस्था, गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए आपको यहीं पर बता रही हूँ। आपको पूछे कि गुणसूत्र का अध्ययन है वो विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है, तो मेटाफेज अवस्था में। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, मेटाफेज अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है ये अगर आपको देखना है तो कौन सी अवस्था के अंदर देखेंगे, मेटाफेज अवस्था के अंदर। तो इस प्रकार कुल मिलाकर गुणसूत्र का इंपॉर्टेंट पॉइंट वे आज तक की हमारी क्लास के अंदर हमने गुणसूत्र से संबंधित और केंद्रिका से संबंधित पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप क्लास से जुड़े रहिए ताकि इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कर पाए। बिल्कुल जीरो से लास्ट तक मैं आपको कोशिका वाला चैप्टर धीरे धीरे आराम से समझा रही हूँ, उस लेवल तक जिसमें जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए मेरा अलग से बैच होगा और उसके अंदर मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर अगर डीपली पढ़ाना बैठ गए तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि थोड़ा पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो एग्जाम में आए। स्मार्ट स्टडी ज्यादा जरूरी है। तो कोशिका वाला चैप्टर जनरल साइंस में हिसाब से आपकी बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, इससे ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। जितना काम का है उतनी चीजें पढ़ते जाइए और कल जो आपके नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी और साथ साथ में आप याद करना, क्योंकि इससे नेक्स्ट डे है वो आपकी लाइव क्लास लूंगी जिसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज लाऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।